बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान हुसैन। नाज़रीन, आज सोशल मीडिया पे इंतहाई एक अफसोसनाक वीडियो वायरल हुई और इस वीडियो में देखा गया कि वकला हज़रात आपस में गुत्थम गुत्था हैं। लातों और घूंसों का इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि बेदरीग इस्तेमाल किया जा रहा है। और लड़ाई में इस लड़ाई में एक वकील की जानिब से खातून वकील पर तशद्दुद भी दिखाया गया उस वीडियो में। अब ये वकला हज़रात जो बात तो करते हैं, नारा तो लगाते हैं कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती का, लेकिन ये वकला हज़रात आपस में क्यों गुत्थम गुत्था हैं? इनकी लड़ाई की वजह क्या है? इस खबर की तफसीलात से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे व्लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं। अफवाज पाकिस्तान ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो भारत और इसराइल को दो टोक पैगाम दिया है, और फिर ईरान की तरफ से जो दावा किया गया, क्या वाकई ही इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरानी हमले में मारे गए हैं? इस पर भी हम बात करेंगे। इमरान खान को क्यों झटका लगा है? कौन सा तीर था, किसका तीर था और किस निशाने पर जाके लगा? तहरीक इंसाफ में खलबली क्यों मच गई है? इन तमाम पॉइंट्स की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो वीडियो वायरल हुई उसमें उसका सबसे अफसोसनाक पहलू यह था कि एक मर्द वकील जो हैं एक खातून वकील पे तशद्दुद कर रहे हैं। अब मामला जितना भी गंभीर हो, जितना भी पेचीदा हो, लेकिन जो तशद्दुद है, तशद्दुद को इनकरेज नहीं किया जा सकता, तशद्दुद की हौसला अफजाई नहीं की जा सकती, और ख़ास तौर पे अगर ख़ातून पे तशद्दुद किया जा रहा है। अब मैंने इस मामले को कुरीदा, इस मामले का पता चलाया जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जो इलेक्शन हुआ, जिसमें एक तरफ एहसन भून ग्रुप थे, दूसरी तरफ हामिद खान ग्रुप था। अब इस इलेक्शन में, हाई कोर्ट बार के इलेक्शन में, जो हामिद खान साहब ग्रुप के जो कैंडिडेट थे सदर के, बाबर मुर्तज़ा थे, और जो राजा आमिर थे वो एहसन भून ग्रुप के सदर के उम्मीदवार थे। अब हुआ ये कि पोलिंग डेट के ऊपर वकला अपना वोट कास्ट करने के लिए जाते हैं। एक वकील साहब हैं जिनका नाम मुझे पता चला कि मसूद खोकर साहब हैं। वो जाते हैं अपना वोट जो है वो पोल करने के लिए। जब वो वोट कास्ट करने के लिए जाते हैं तो उन्हें बताया जाता है, आगे जो बैठे इलेक्शन वकला के इलेक्शन कमीशन के जो हुकाम होते हैं उनको बताया जाता है, एडवोकेट मसूद खोकर साहब को, कि आपका वोट तो ऑलरेडी पोल हो चुका है। सिस्टम ये बता रहा है कि आपका वोट कास्ट किया जा चुका है। जब मसूद खोकर को ये बताया गया कि आपका वोट तो कास्ट हो चुका है, आप घर जाएं, तो जब वो प्रोसीजर निकाल के, वो वोट निकाल के देखा गया, तो वो वोट जो था मसूद खोकर का, जो कि एहसन भून को वोट उन्होंने करना था, वो वोट जो मुझे ज़राए से पता चला, ज़राए की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, वो एहसन भून ग्रुप के उम्मीदवार राजा आमिर को नहीं बल्कि बाबर मुर्तज़ा को डाला गया। उसके ऊपर नाज़रीन सारा फड्डा हुआ। वकला ने एहतजाज किया कि ये वकला का इलेक्शन फार्म 45 का नहीं बल्कि फार्म 47 का इलेक्शन हो रहा है। और जब ये नाजरीन इशू बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ, एहसन भून ग्रुप ने कहा कि यह एहतजाज हुआ है, तो दूसरी तरफ से बात मानी नहीं गई। सबूत के तौर पे एक प्रेसिडेंट, एक मिसाल मौजूद थी कि जो वोट डालने के लिए वकील गया था एहसन भून ग्रुप का, उसका वोट ऑलरेडी पोल किया जा चुका था। तो ये सारा प्रोटेस्ट, ये सारा एहतजाज उसी सिलसिले में चल रहा था। लेकिन बहरहाल एट द एंड जो है वो सैनिटी ने प्रवेल किया और फैसला ये हुआ कि फ्रांजिक करवाया जाएगा, और फ्रांजिक के बाद जो भी फैसला सामने आएगा उस फैसले को दोनों वकला के जो ग्रुप हैं, दोनों ग्रुप्स के हजरात उस फैसले को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन आज सोचने की बात तो ये ज़रूर है, फ्रांजिक की रिपोर्ट तो आ जाएगी, आखिर उस वकील का वोट पहले कैसे पोल हुआ, पहले कैसे कास्ट किया गया? वकला के इलेक्शन में कभी धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगता, और यहाँ पे धांधली का इल्ज़ाम जिस पे लगा है वो उस जमात के वकला के धड़े पे लगा है जो मुल्क में ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का मुतालबा करता है। जबकि 2018 का इलेक्शन आपके सामने था कि कैसे इमरान खान साहब को जितवाया गया, इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनवाया गया, वो डिटेल भी आपसे ढके छुपे नहीं है। अब देखते हैं इसमें फ्रांजिक की क्या रिपोर्ट जो है वो सामने आती है। अब नाज़रीन आ जाते हैं
जो इमरान खान साहब की खबर है उसकी डिटेल आपके साथ शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, जो मुलाकात हुई याहिया अफरीदी साहब से बैरिस्टर गौर साहब की, अब इस मुलाकात में अफरीदी साहब ने बैरिस्टर गौर साहब को जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक स्कीम है उस स्कीम से मुतल्लिक उन्हें मुकम्मल तौर पे बताया। बताने का मकसद ये था कि गुड टू सी यू वाला मामला ख़त्म हो चुका है। अब कानून के दायरे के अंदर रहकर जो भी काम होगा, जो भी कार्रवाई होगी, वो कानून और आइन से बाहर नहीं होगी। अब ये जो तीर था, जो लीगल तीर था, कॉन्स्टिट्यूशनल तीर था, ये निशाने पे जाके लगा। हालांकि इसके अलावा कोई रास्ता तहरीक इंसाफ के पास बचा नहीं था, लेकिन मुलाकात में जो वाज़ेह पैगाम दिया गया कि एनफ इज एनफ, उसके बाद नाज़रीन ये हुआ कि लतीफ़ खोसा साहब जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर ठहर के ये कह रहे थे कि ये सुप्रीम कोर्ट अगर इमरान खान को रिलीफ नहीं दे सकती, इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं कर सकती, तो इस सुप्रीम कोर्ट को ताला लगा देना चाहिए। आज उन्हीं लतीफ़ खोसा साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया है और एक नई एप्लीकेशन, जो खान साहब के केसेस हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं, जज हुमायूं दिलावर के फैसले के खिलाफ जो अपील पड़ी है, उसमें एक सीएमए क्रिमिनल जो है वो गुजारी गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में होने वाली जो अदालती कार्रवाई है, सलमान सदर साहब को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बनाने की, सलमान सदर साहब की तरफ से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट होने की, अडयाला जेल के इंतज़ामिया की तरफ से रिपोर्ट सबमिट होने की, और फिर डॉक्टर का जो इमरान खान साहब ने एग्जामिनेशन किया, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये इस सीएमए में लतीफ़ खोसा साहब ने तहरीर कर दी कि सुप्रीम कोर्ट में ये सब कुछ हुआ। लेकिन जो 15 फरवरी को इमरान खान साहब का डॉक्टर्स ने मुआयना किया, तो उस पे लतीफ़ खोसा साहब ने अपनी एप्लीकेशन में ये लिखा कि ये जो डॉक्टर्स की टीम थी ये हैंड पिक डॉक्टर थे। अब जो हैंड पिक डॉक्टर वाली बात की गई, इसमें डॉक्टर नदीम कुरैशी साहब का नाम कहाँ से आया था? राजा नासिर अब्बास साहब के वो आंखों के डॉक्टर हैं, मुआलिज हैं, डॉक्टर आसिम साहब ने उनका नाम दिया, तो हैंड पिक कहाँ से हो गए? लेकिन बहरहाल अपने लतीफ़ खोसा साहब ने बात की है और एप्लीकेशन में वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को जो है वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। इमरान खान साहब के जो ज़ाती मुआलिज हैं, डॉक्टर आसिम साहब, डॉक्टर फैसल साहब, उन्हें इमरान खान साहब तक रसाई दी जाए, ज़ाती मुआलजीन को इमरान खान से मिलने दिया जाए। तो सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर आसिम हों या डॉक्टर फैसल हों, क्या ये आँखों के डॉक्टर हैं? क्या ये आँखों के अमराज के एक्सपर्ट डॉक्टर हैं? और फिर दरख्वास्त में लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं कि फ़ैमिली को भी मुनासिब रसाई दी जाए। मुकम्मल रसाई की बात नहीं की, मुनासिब रसाई वो हाई कोर्ट से मांग रहे हैं कि इमरान खान साहब की फ़ैमिली को भी खान साहब का जब मेडिकल एग्जामिनेशन हो तो मुनासिब रसाई दी जाए। ये सुप्रीम कोर्ट में तो धौंस धांधली चल रही थी, वहाँ पे तो मुनासिब रसाई की बात नहीं हो रही थी, बल्कि पीटीआई के इमरान खान की फ़ैमिली के जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, उसमें क्या कहा जा रहा था कि बहन को भिजवाएँ, डॉक्टरों को बरकी को भिजवाएँ। अब क्या बात की जा रही है कि फ़ैमिली को मुनासिब रसाई दी जाए। तो मुनासिब रसाई तो फिर हुकूमत भी दे रही थी, कासिम ज़मान के नाम की अप्रूवल दे के, तब आपने कासिम ज़मान के नाम पे इत्तफाक क्यों नहीं किया? तो फिर गलती किसकी है? और फिर दरख्वास्त में कहा गया है कि इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स उनके वकला को दी जाएँ। वकला उन रिपोर्ट को लेने के बाद, ये रिपोर्ट जब उनको हैंड ओवर होंगी तो उनकी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात भी कराई जाए, ताकि वकला जो हैं अपने क्लाइंट इमरान खान से हदायत लेके आइंदा तारीख पर अदालत को असिस्ट कर सकें। अब नाजरीन, जो कानूनी तीर था ना, वो कैसे निशाने पे लगा? अफरीदी साहब इनसे कह रहे थे, कोर्ट का ऑर्डर भी यही था कि आप मुतलका फोरम पे रजू करेंगे। अजय, आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ का जो पहला प्रोटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने हुआ वो गालिबन 30 या 31 जनवरी को हुआ। दूसरा प्रोटेस्ट, पहले प्रोटेस्ट में तो सुहेल अफरीदी साहब थे, जिन्होंने रात अडयाला जेल के बाहर अपना एहतजाज ख़त्म करके, धरना ख़त्म करके सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना शिफ्ट करने का ऐलान किया था। फिर दूसरा एहतजाज तहरीक इंसाफ ने किया गालिबन 5 या 6 फरवरी को। तो ये जो 2 प्रोटेस्ट किए गए, इस दौरान हम आपको ये बताते रहे कि सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठना इनका कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा तहरीक इंसाफ के लिए साबित। इनको अगर रिलीफ चाहिए, इमरान खान साहब के लिए कोई कानूनी रिलीफ हासिल करना चाहते हैं, तो इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू करना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के सामने वफाकी आईनी अदालत से रिजू करना चाहिए। लेकिन तहरीक इंसाफ वाले वहाँ पे नहीं जा रहे थे। आज आप देखें कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने
जब ये मुलाकात की बैरिस्टर गौर के साथ और सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई पटिशन एतराज़ात के साथ मुस्तरद हुई, दोनों में चाहे अफरीदी साहब के साथ गौर साहब की मुलाकात हुई, चाहे पीटीआई इमरान खान की पटिशन एतराज़ात लग के वापस हुई, दोनों में यही बात की गई कि मुतलका जो फोरम है उसका दरवाज़ा खटखटाएं। तो आज मुतलका फोरम का दरवाज़ा खटखटा दिया। लेकिन नाज़रीन, आज तारीख़ क्या है? जो बात नोट करने की है कि आज तारीख़ क्या है। आज 1 मार्च है, 1 मार्च 2026, और यह सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रोटेस्ट का तहरीक इंसाफ ने आगाज़ किया था 30 या 31 जनवरी से। तो 1 माह किसने ज़ाया किया? जब हम आपको बता रहे थे, कुछ दूसरी साइड के कोर्ट रिपोर्ट करने वाले कोर्ट रिपोर्टर वो भी यही बता रहे थे, तो तब ये मुतलका फोरम से रुजू क्यों नहीं किया गया? 1 माह का वक्त क्यों ज़ाया किया गया? किसकी वजह से ये 1 माह का वक्त ज़ाया हुआ? अलीमा खान साहब कहती थी ना कि यहाँ पे एहतजाज करें, वहाँ पे एहतजाज करें, एहतजाज से आपने उठना नहीं, 10,000 लोगों को बुलाएं और बैठ जाएं और डट जाएं। वो बैठ जाना, वो डट जाना, वो एहतजाज करना, वो धरना देना, 1 महीना ज़ाया हो गया। अब इस 1 महीने को आप सामने रख के देखें कि इमरान खान साहब की लीगल टीम ने, इमरान खान साहब की पार्टी ने, इमरान खान साहब की फैमिली ने अब तक उन्हें जेल से बाहर लाने के लिए कितना वक्त ज़ाया किया है, उनके इस तरह के फैसलों की नोयत की वजह से। सफरर जो हैं वो अडयाला जेल में इमरान खान हैं। अब नाज़रीन देखते हैं कि ये जो दरख्वास्त आई है ये कब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टेकअप होती है। लेकिन एतराज़ात इस दरख्वास्त पे लगे हैं और एतराज़ात के साथ ये दरख्वास्त गालिबन कल जो है वो टेकअप हो जाएगी। लेकिन जो मरकज़ी दरख्वास्त है वो कब टेकअप होना है, वो एतराज़ात के ऊपर जब फैसला कल आएगा उसके बाद फिर उसी में तारीख दी जाएगी कि आया कि मरकज़ी दरख्वास्त लग सकती है या मरकज़ी दरख्वास्त ही नाकाबिले समात है। तो कल ये अहम समात होगी। इसके अलावा नाज़रीन, जो ईरान के ऊपर हमला किया गया, ईरान के पर हमले के बाद जो सुप्रीम लीडर की शहादत हुई, उस पर ईरान की जानिब से जो इंतकाम लेने का फ़ैसला किया गया, जुमकरान मस्जिद के गुंबद पर जो सुर्ख परचम लहराया गया जो कि इंतकाम और बदले की निशानी है, उसके बाद नाज़रीन जो जंग है, खलीज के ख़ित्ते में जो जंग है वो संगीन सूरत-ए-हाल अख्तियार कर चुकी है। ईरान ने मुज़ाकरा से इनकार कर दिया, ईरान ने अमेरिका के साथ राब्ते की भी तरदीद कर दी, और ईरान की तरफ से अब जो आज के दिन जो हमले किए गए उनमें इसराइल में, खलीजी ममालिक में कार्रवाइयाँ की गईं। इसराइल के शहर तल अबीब, यरूशलेम जो है ईरानी धमाकों से गूंज उठे। सऊदी अरब में के शहर रास तनोरा में जो अरामको का जो रिफाइनरी है वहाँ पे अटैक हुआ। यूएई में अबू ज़हबी में हमला किया गया। कुवैत में जो अमेरिकी सफारत खाना है वहाँ से धुआं जो है वो उठा, उसको रिपोर्ट किया गया। कतर के शहर दोहा में, बहरीन के शहर मनामा में, अबू ज़हबी में, वहाँ पर भी धमाकों की आवाज़ सुनी गई और इसमें भारी नुकसान की इतलात जो है वो सामने आ रही हैं। लेकिन आज ये जो जंग है, जो इसका आगाज़ इसराइल ने किया है, सपोर्ट पे अमेरिका ठहरा है, अब पेंटागन में और ट्रंप के इंतज़ामिया में तशवीश पाई जाती है कि अगर ये जंग लंबी हो गई ईरान वाली, तो फिर ये माशी तौर पे अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए भी जो है माशी तौर पे ये ख़तरनाक साबित होगी। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो आज 3 अमेरिकन त्यारे कुवैत में गिरे हैं, तबाह हुए हैं, अब ये अमेरिकी त्यारे F-15 कैसे गिरे, इससे मुतल्लिक अमेरिकन जो इंतज़ामिया है, जो सेंट्रल कमांड है, उसकी तरफ से तस्दीक की गई है कि कुवैती दिफाई निज़ाम में गलती की वजह से अपने ही अमेरिका के त्यारों को कुवैती जो दिफाई निज़ाम है उसने टारगेट कर लिया, और कुवैती दिफाई निज़ाम की उस गलती की वजह से त्यारे जो है वो तबाह हुए। लेकिन जो 6 पायलट थे इन 3 फाइटर जेट के, वो बच निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे, इसकी तहकीकात की जा रही हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, ईरान की जानिब से जो उनके वज़ीर दिफा शहीद हो गए थे हमले में, अब उनकी जगह पे माजिद इब्न अल-रज़ा को कायम मकाम वज़ीर दिफा जो है वो अपॉइंट कर दिया गया है। सदर ईरान के हुक्म पे ये कायम मकाम वज़ीर दिफा की जो है वो तकर्री की गई है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, जो ये बात हो रही है कि आज अगर ईरान की बारी है तो अगला नंबर पाकिस्तान का है, तो आज ISPR में गालिबन जहाँ तक मुझे ये इतला है वहाँ पे कुछ ब्रीफिंग्स हुई है
साफियों के साथ, इन्फ्लुएंसर के साथ इंटरेक्टिव सेशन हुआ है, जिसमें इसी नोयत का ग़ालिबन सवाल किया गया कि अगली बारी पाकिस्तान की है। अब जो अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान होते हैं, ISPR का जो तर्जमान होता है, जैसे अभी हमारे लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब हैं, आप जानते हैं कि जो भी बात करते हैं वो सिपा सलार की अफवाज पाकिस्तान की बात समझी जाती है और एक्सेप्ट भी की जाती है। तो इसी ब्रीफिंग में, इंटरेक्टिव सेशन में ये बताया गया हमारे ज़राए के मुताबिक कि ये वाज़े तौर पे कहा गया है कि न्यूक्लियर स्टेट के साथ जो बात करते हैं ना कि इसराइल और भारत का अगला निशाना पाकिस्तान हो सकते हैं, तो इसमें कहा गया कि न्यूक्लियर स्टेट के साथ पंगा लेना आसान नहीं होता। जो न्यूक्लियर स्टेट के साथ पंगा लेगा उसे समझ आ जाएगी। और ईरान से मुतल्लिक पाकिस्तान की पॉलिसी मतवातन है, जो कि ठीक चल रही है। पाकिस्तान का नंबर नहीं आ सकता। और यह भी कहा गया कि पाकिस्तान ना ईरान है ना अफगानिस्तान है, पाकिस्तान पाकिस्तान है और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।